नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसके भाग 9 एवं 10 सुनाऊंगी। भाग 1 से लेकर 8 तक के वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनके लिंक फर्स्ट कमेंट में एवं डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध हैं। कृपया उन्हें भी सुनें। तो आइए सुनते हैं। उस दिन से विजया के मन में यह आशा हर क्षण तृष्णा के समान जागती रही कि वे अपरिचित व्यक्ति आखिर एक बार तो अपने मित्र को लेकर अनुरोध करने आएंगे। उन दिनों में जितनी बातें हुई थीं, वे सब की सब उसके हृदय में ग्रंथित हो गई थीं। उनका एक एक शब्द तक वह नहीं भूली थी। उन सबको उसने मन ही मन दिन रात अनुशीलन करके देखा था कि वास्तव में उसने ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा जिससे यह विश्वास उसके मन में पैदा हो सके कि मुझसे आशा करने को उसके मित्र के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं है। बल्कि उसे अपनी ओर से यह कहना अच्छी तरह याद आ रहा है कि नरेंद्र मेरे पिता के मित्र के लड़के हैं, और यह भी पूछा था कि मियाद मिल जाने पर ऋण चुकाने योग्य शक्ति बल उनमें है या नहीं। तब फिर जिसका सर्वस्व छीना जा रहा है, उसको इतने पर भी क्या कोई प्रयत्न न करना चाहिए? जहां कोई भरोसा ही नहीं रहता, वहां भी तो आत्मीय बंधुगण एक बार प्रयत्न करके देखने को कहते हैं। तब क्या उनका यह मित्र एकदम जग से न्यारा है? नदी किनारे उनसे फिर कभी भेंट नहीं हुई। वह सवेरे से शाम तक प्रतिदिन यही आशा करती थी कि एक बार वे जरूर आएंगे। लेकिन दिन बीत चले, न वे आए, न उनके अद्भुत डॉक्टर आए। वृद्ध रास बिहारी से भेंट होने पर उन्होंने इस बात का आभास तक न आने दिया कि लड़के से उनकी कोई बात भी हुई है, बल्कि इशारे से वे यही भाव व्यक्त करने लगे कि संकल्प एक प्रकार से निश्चित ही हो गया है, और इस बात को लेकर अब और कुछ विचार या संकल्प उठ सकता है, इसकी मानो वे कल्पना भी नहीं कर सकते। विजया संकोच के कारण खुद भी चर्चा न उठा सकी। अगहन बीत गया और पूस के ठीक पहले दिन पिता पुत्र ने एक साथ दर्शन दिए। रास बिहारी ने कहा, बेटी, अब तो अधिक दिन नहीं है, इतने ही दिनों में सब तैयारी कर लेनी होगी। विजया ने सचमुच कुछ विस्मित होकर कहा, उनके खुद अपनी इच्छा से चले गए बिना तो कुछ नहीं हो सकता। विलास बिहारी मुंह बनाकर थोड़ा सा हंसा। उसके पिता ने कहा, किसकी बात करती हो बेटी? जगदीश के लड़के की? उसने तो कल मकान छोड़ दिया है। इस संवाद ने सचमुच ही विजया के अंतःस्थल तक पहुंचकर चोट पहुंचाई। वह उसी क्षण विलास की ओर से मुड़कर इस प्रकार खड़ी हो गई जिससे वह किसी प्रकार उसका मुंह न देख सके। क्षण भर स्तब्ध रहकर चोट को संभाल कर धीरे धीरे उसने रास बिहारी से पूछा, उनकी चीजें वस्तुएं क्या हुई? सब ले गए? विलास पीछे से हंसी की भंगिमा से बोला, चीज वस्तु में एक 3 पैरों की खटिया भर थी। उसी पर जान पड़ता है उसका शयन होता था। मैंने उसे बाहर पेड़ के नीचे खींचकर डाल दिया है। उनका मन हो तो ले जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विजया चुप ही रही, परंतु उसके मुंह पर वेदना का सुस्पष्ट चिन्ह देखकर रास बिहारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, विलास, यह तुम्हारा दोष है। मनुष्य कैसा भी अपराधी हो, भगवान उसे कितना ही दंड दे, उसके दुख में हमें दुखित होना चाहिए, संवेदना प्रकाशित करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि तुम हृदय के भीतर उसके लिए कष्ट नहीं पा रहे हो, लेकिन उसे बाहर भी प्रदर्शित करना कर्तव्य है। जगदीश के लड़के से तुम्हारी भेंट हुई थी क्या? उससे एक बार मुझसे मिल लेने को क्यों नहीं कहा? देखता यदि कुछ। पिता की बात पूरी भी न हो पाई थी कि लड़का उनके इशारे की जरा भी परवाह किए बिना मुंह से एक प्रकार की घृणा सूचक आवाज करके बोल उठा, मानो मुझे उससे मिलकर निमंत्रण देने के सिवा और कोई काम ही नहीं था। बापू, तुम क्या कहते हो? इसका कोई ठिकाना ही नहीं। इसके सिवा यह तो मेरे पहुंचने के पहले ही अपने ट्रंक, संदूक, यंत्र आदि संभाल कर जा चुका था। विलायत का डॉक्टर, निकम्मा, हम्बक कहीं का, कहकर वह और भी न जाने क्या कहने जा रहा था कि रास बिहारी ने विजया के मुंह की तरफ आड़ से देखकर क्रुद्ध कंठ से कहा, नहीं विलास, तुम्हारी इस तरह की बातें मैं क्षमा नहीं कर सकता। अपने व्यवहार के लिए तुम्हें लज्जित होना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। परंतु विलास ने लेश भर भी लज्जित या अनुतप्त हुए बिना जवाब दिया, किस लिए बताइए?
मुझे दूसरे के दुख से दुखी होने, दूसरे का कष्ट मिटाने की शिक्षा काफी मिली है, परंतु जो दंभी घर पर आकर अपमान कर जाए, उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। पाखंडी नहीं हूं मैं। उसका जवाब सुनकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। रासबिहारी ने कहा, आखिर कौन घर पर आकर तुम्हारा अपमान कर गया? किसकी बातें तुम कर रहे हो? विलास ने बनावटी गंभीरता से कहा, जगदीश बाबू के सपूत नरेंद्र की ही बात कह रहा हूं। वह एक दिन ठीक इसी कमरे में आकर मेरा अपमान कर गया है। उस समय उसको पहचानता नहीं था इसी से। विजया की ओर इशारा करके, उसने तो तुम्हारा भी अपमान कर जाने में कसर नहीं रखी थी, मालूम है ना तुम्हें? विजया ने चकित होकर मुंह फिराकर देखा। विलास बोला, पूर्ण बाबू का भांजा बनकर जो तुम्हारा अपमान कर गया था, वह कौन है जानती हो? उस समय तो उसको बहुत प्रश्न दिया था, वही नरेंद्र है। यदि उस समय अपना असली परिचय देने का साहस करता, तो मैं जानता कि मर्द है। बेहया, पाखंडी कहीं का। दोनों ने विस्मय से देखा कि विजया का सारा मुंह क्षण भर में वेदना से एकदम सूखकर मलिन हो गया है। बड़े दिन की छुट्टी में अब विलंब नहीं है, इसलिए जगदीश बाबू के मकान का बड़ा हॉल मंदिर के लिए और दूसरे सब कमरे कलकत्ते के मान्य अतिथियों के लिए सजाए जा रहे हैं। खुद विलास बिहारी इनकी देखभाल कर रहे हैं। साधारण निमंत्रितों की संख्या कम नहीं है। जो लोग विलास के मित्र हैं, स्थिर किया गया कि वे रास बिहारी के मकान में और शेष विजया के मकान में ठहरेंगे, और जो महिलाएं आएंगी वे भी यहीं ठहरेंगी। उस दिन सवेरे विजया ने नहाने के बाद नीचे बैठक के कमरे में घुसते ही देखा, परेश एक हाथ से ओली में से मूड़ी निकाल निकाल कर चबा रहा है और दूसरे हाथ से रस्सी बंधी एक बचिया के गले में हाथ सहलाता हुआ अनिवर्चनीय तृप्ति का उपभोग कर रहा है। बचिया भी आराम से आंखें मूंदे गला ऊंचा किए लड़के की सेवा ग्रहण कर रही है। यह कहना कठिन है कि इन दो विजातीय जीवों की सहृदयता के साथ विजया के मन की पूंजीभूत वेदना का क्या संयोग था, परंतु देखते देखते अनजाने में ही उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। इस मकान में यही लड़का उसका सबसे अधिक अनुगत था। उसने अपनी आंखें पोंछकर और उसे अपने पास बुलाकर स्नेह और कौतुक के साथ कहा, हाँ रे परेश, तेरी माँ ने क्या तुझे यही धोती ले दी है? छी, यह भी कोई किनारी है रे? परेश ने गर्दन टेढ़ी करके छिपी कनखियों से देखकर अपनी किनारी के साथ विजया की साड़ी की बढ़िया चौड़ी किनारी का मन ही मन मिलान कर लिया और तब वह अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। उसका भाव समझकर विजया ने अपनी किनारी देखकर कहा, ऐसी न हुई तो क्या तुझे अच्छी लगेगी? क्या कहता है रे? परेश ने उसी क्षण अनुमोदन करके कहा, अम्मा कुछ भी तो खरीदना नहीं जानती। विजया ने कहा, लेकिन मैं तुझे ऐसी ही एक धोती खरीद दे सकती हूँ, यदि तू। लेकिन यदि से परेश को मतलब नहीं था। उसने लज्जायुक्त हंसी से मुंह को कान तक फैलाकर प्रश्न किया, कब ले दोगी? ले दूंगी यदि तू मेरी एक बात सुने। कौन सी बात? विजया ने कुछ सोचकर कहा, पर तेरी माँ या और कोई सुन लेगा तो तुझे पहनने नहीं देगा। इस संबंध में परेश के मन की हालत किसी प्रकार की बाधा मानने को तैयार नहीं थी। उसने गर्दन हिलाकर कहा, अम्मा जानेंगी कैसे? तुम बोलो ना, मैं अभी सुनूंगा। विजया ने पूछा, दिघड़ा गांव जानता है? परेश हाथ उठाकर बोला, दिघड़ा तो वह रहा, वहां तो मैं कोशे की तितलियां खोजने कई बार गया हूं। विजया ने प्रश्न किया, वहां सबसे बड़ा मकान किसका है जानता है? परेश बोला, बामनों का ही तो है। अभी पर साल तो ताड़ी पीकर वे छत से कूद पड़े थे। वही तो गोविंद की गुड़ की व बताशे की दुकान है और वह उसका दालान है। गोविंद क्या कहता है जानती हो माँ जी? कहता है सब चीजें महंगी हो गई हैं। एक धेले में अब 2.5 गंडे बताशे नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 गंडे मिल सकेंगे। पर तुम जो एक साथ 1 पैसे के मंगाओगी माँ जी, तो मैं 5.5 गंडे ला सकता हूँ। विजया ने कहा, तू 2 पैसे के बताशे खरीद ले आ सकेगा? परेश बोला, एक हाथ में 1 पैसे के 4.5 गंडा गिन लूंगा और बोलूंगा, दुकानदार इस हाथ में 5.5 गंडे गिन दे। गिन देगा तब कहूंगा, माँ जी ने कहा है कि 2 रुकन में दे, और तब दोनों पैसे उसके हाथ में दूंगा। ठीक है ना? विजया ने हंसकर कहा, हाँ, तब पैसे देना और साथ ही दुकानदार से पूछ लेना
कि उस बड़े घर में जो नरेंद्र बाबू रहते थे वे कहाँ गए? कहना कि जिस मकान में वे रहते हैं वह मुझे पहचानवा दे सकते हो? क्यों रे, पूछ लेगा ना? परेश ने माथा हिलाते हिलाते कहा। अच्छा पैसा दो, मैं अभी दौड़ कर लिए आता हूँ। और मैं जो पूछने को बोली हूँ? परेश बोला, सो भी पूछ लूंगा। बताशे हाथ में पाकर भूल तो नहीं जाएगा? परेश हाथ बढ़ाकर बोला, तुम पैसा पहले दो ना, मैं दौड़ जाऊं। और तेरी माँ यदि पूछे कि परेश कहाँ गया था तो क्या बोलेगा? परेश ने अत्यंत बुद्धिमान के समान हंसकर कहा, सो मैं खूब बोल सकूंगा। बताशे का दोना इस प्रकार ओली में छुपाकर कहूंगा, माँ जी ने भेजा था वहां बामनों के यहाँ नरेंद्र बाबू का पता लगाने, तुम दो ना जल्दी पैसा। विजया हंस पड़ी और बोली, तू कैसा पागल लड़का है रे परेश, माँ से कहीं झूठी बात कही जाती है, पूछने पर यही कह देना कि बताशे मोल लेने गया था। लेकिन देख, दुकानदार से वह बात पूछकर आने की बात ना भूल जाना, नहीं तो धोती नहीं पाएगा, सो कहे देती हूँ। अच्छा, कहकर परेश के पैसा लेकर तेजी से चले जाने पर विजया उसी ओर शून्य दृष्टि से देखती हुई चुप खड़ी रही। जिस संवाद को जानने के कौतूहल में बिंदु भर भी अस्वाभाविकता नहीं है, जिसे वह किसी आदमी को भेजकर बहुत दिन पहले ही मजे से जान सकती थी, वह क्यों आज उसके निकट इतने बड़े संकोच का विषय बन गया है? एक बार गहराई से सोचने पर इस लुका छिपी की लज्जा से आज वह खुद ही मर जाती, परंतु लज्जा संभवतः उसकी चिंता की धारा में अनजाने ही मिलकर एकाकार हो गई थी। इसीलिए उसे अलग करके देखने की दृष्टि किसी भी समय उसकी आंखों में थी, यह आज उसे स्मरण ही नहीं हुआ। विजया ने कई चिट्ठियां लिखनी थीं। समय काटने के लिए वह टेबल के पास कलम कागज लेकर बैठ गई, परंतु बातें ऐसी अस्त व्यस्त असंबद्ध होकर मन में आने लगी कि बहुत से कागज फाड़ फाड़ कर फेंक देने पड़े और आखिर उसे कलम रख देनी पड़ी। परेश भी दिखाई नहीं पड़ा। मन की चंचलता और न दबा सकने के कारण विजया छत पर चढ़कर उसकी राह देखने लगी। बहुत देर में दिखाई पड़ा कि वह जल्दी जल्दी नदी के रास्ते से आ रहा है। विजया कांपते पैरों और शंका से भरे हृदय से नीचे उतरकर ज्यों ही कमरे में पहुंची, त्यों ही बताशे का दोना ओली में छिपाए चोर के समान दबे पैर रखता हुआ आया और बोला, 2 पैसे के 12 गंडे लाया हूं माँ जी। विजया ने भय के साथ कहा। और दुकानदार क्या बोला? परेश फुसफुस करके बोला, उसने 1 पैसे में 6 गंडे की बात किसी को बताने से मना कर दिया है। वह बोलता क्या था जानती हो माँ जी? विजया ने रोक कर कहा। और उन बामनों के यहाँ के नरेंद्र बाबू की बात? परेश ने कहा, वह यहाँ नहीं है, कहीं चले गए हैं। गोविंद कहता क्या था जानती हो माँ जी? 12 गंडे। विजया ने अत्यंत विरक्त होकर रूखे स्वर में कहा, ले जा अपने 12 गंडे बताशे मेरी आंखों के सामने से। यह कहकर वह वहां से हट गई और खिड़की के सीखचे पकड़कर बाहर की ओर देखती हुई खड़ी हो गई। इस अचिंतनीय रूखेपन के कारण लड़के का मुंह निकल आया। यह सोचकर उसके क्षोभ की सीमा नहीं रही कि वह इतनी जल्दी गया और आया। 11 गंडे की जगह उसने कितने कौशल से 12 गंडे का सौदा किया, तो भी माँ जी को प्रसन्न न कर सका। उसने दोनों हाथों में दोने लिए हुए मलिन मुख से कहा, इससे ज्यादा तो उसने दिए नहीं माँ जी। विजया ने इसका जवाब नहीं दिया, परंतु उस ओर देखे बिना भी वह लड़के की अवस्था का अनुभव कर रही थी। इसीलिए क्षण भर बाद वह सदै कंठ से बोली, जा परेश, यह सब तू खा ले। परेश ने डरते हुए पूछा, सब? विजया ने मुंह फिराए बिना ही कहा, हाँ सब, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। परेश ने समझा यह क्रोध की बात है। कुछ क्षण चुप रहने पर धोती की बात याद आते ही और भी एक बात उसे स्मरण हो आई। उसने धीरे धीरे कहा, भट्टाचार्य जी से पूछा हूं माँ जी। कौन भट्टाचार्य जी? क्या पूछाएगा? उत्सुक कंठ से यह प्रश्न करते करते ही विजया मुंह फिराकर रुक गई। मुंह की बात उसके मुंह में ही रह गई, बाहर नहीं निकली, क्योंकि बरामदे के ठीक सामने ही नरेंद्र दिखाई पड़ गया और दूसरे ही क्षण उसने कमरे में पैर रखकर हाथ उठाकर विजया को नमस्कार किया। परेश बोला कि कहाँ गए हैं नरेंद्र बाबू? विजया ने प्रति नमस्कार का भी अवसर नहीं पाया। निदारुण लज्जा से सारा मुंह लाल करके वह अत्यंत व्यग्र होकर बोल उठी, अच्छा जा जा, अब और पूछने की जरूरत नहीं है। परेश ने समझा
यह भी नाराजगी की बात है, इसलिए दुखी स्वर से बोला, काने भट्टाचार्य जी तो उनके बगल ही के मकान में रहते हैं माँ जी। गोविंद दुकानदार ने कहा। विजया ने सूखी हंसी हंसकर कहा, आइए बैठिए। फिर परेश की तरफ देखकर कहा, तू अब जाना परेश, जरा सी तो बात है, सुन न हो तो किसी और दिन पूछाना, इस समय जा। परेश के चले जाने पर नरेंद्र ने पूछा, आप नरेंद्र बाबू की खबर जानना चाहती हैं? वे कहाँ हैं यही ना? यदि अस्वीकार कर सकती तो विजया बच जाती, लेकिन उसे झूठ बोलने का अभ्यास नहीं था। वह किसी प्रकार भीतर की लज्जा दबाकर बोली, हाँ, सो किसी और दिन जानने से भी चल जाएगा। नरेंद्र ने पूछा, क्यों, कोई जरूरत है? प्रश्न उसके कानों में ठीक उपहास सा सुनाई पड़ा। उसने कहा, जरूरत के बिना क्या कोई किसी की खबर नहीं जानना चाहता? कोई क्या चाहता है क्या नहीं सो छोड़ दीजिए, परंतु उससे तो आपका सारा संबंध खत्म हो गया, फिर क्यों उसका पता लगा रही हैं? कर्ज क्या सब चुका नहीं? विजया के मुंह पर क्लेश का चिन्ह दिखाई पड़ा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। नरेंद्र खुद भी अपने भीतर का उद्वेग पूरी तरह छिपा नहीं सका। दोबारा बोला, यदि और भी कुछ कर्ज बाकी हो तो जहां तक मैं जानता हूं, उसके पास और कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे वह उसे चुका सके। इसलिए अब उसका पता लगाना, किसने आपसे कहा कि मैं कर्ज के लिए ही उनका पता लगा रही हूं? इसके अतिरिक्त और क्या मतलब हो सकता है, मैं तो सोच नहीं पाता। वह भी आपको नहीं पहचानता और आप भी उसे नहीं पहचानती। वे मुझे पहचानते हैं और मैं भी उनको पहचानती हूँ। नरेंद्र हंसा। उसने कहा, वह आपको पहचानता है यह बात सच है, परंतु आप उसे नहीं पहचानती। मान लीजिए मैं ही यदि कहूं कि मेरा नाम नरेंद्र है तो? विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, तो मैं विश्वास करती हूँ और कहती हूँ कि यह बात बहुत दिन पहले ही आपके मुख से निकलनी चाहिए थी। फूंक मारकर रोशनी बुझाने पर कमरे की सूरत जिस प्रकार बदल जाती है, विजया के प्रत्युत्तर से पलक मारते ही नरेंद्र का मुंह उसी प्रकार मलिन हो गया। विजया ने उसे ही लक्ष्य करके कहा, अपना गलत परिचय देकर अपनी आलोचना सुनना और लुक छिप कर आड़े में से सुनना, दोनों ही काम क्या आपको एक से नहीं लगते? मुझे तो लगते हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं। नरेंद्र का मलिन मुख इस बार एकदम काला हो उठा। वह थोड़ी देर मौन रहकर बोला, आपके साथ अनेक प्रकार की आलोचनाओं के साथ मेरी भी आलोचना जरूर हुई थी, परंतु उसमें मेरा कोई बुरा अभिप्राय नहीं था। मैंने सोचा था आखिरी दिन पर्चे दे दूंगा, परंतु नहीं दे सका। इससे आपका कोई नुकसान हुआ है क्या? पहले ही यह प्रश्न कर बैठने पर इस ओर से भी उत्तर देना अवश्य कठिन होता, परंतु जो आलोचना एक बार शुरू हो जाती है, वह अपनी झोंक में अनेक कठिन स्थान अपने आप पार कर जाती है। इसलिए विजया सहसा ही जवाब दे सकी। उसने कहा, नुकसान तो कितने ही प्रकार का हो सकता है, परंतु यदि हुआ भी हो तो वह तो हो गया। अब आप उसका कुछ उपाय नहीं कर सकेंगे, इसलिए यह बात जाने दीजिए। पर आपके निज के संबंध में कोई बात जानना चाहूं तो क्या नाराज होऊंगा? नहीं। कहते ही उसी क्षण प्रशांत निर्मल हंसी से उसका सारा मुंह उज्जवल हो उठा। इतने दिन इतनी बातचीत होने पर भी इस व्यक्ति का जो परिचय विजया ने नहीं पाया, वह एक क्षण की हंसी ही वह परिचय दे गई। मालूम हुआ कि इसका समस्त अंतर्बाह्य एकदम स्फटिक के समान स्वच्छ है। जिस व्यक्ति ने सर्वस्व ले लिया है, उसके सन्मुख भी उसकी नहीं नहीं ही है, और ठीक इसीलिए जान पड़ता है कि वह उसके मुंह की तरफ आंख उठाकर और प्रश्न नहीं कर सकी। उसने गर्दन नीची करके पूछा, इस समय आप रहते कहाँ हैं? नरेंद्र बोला, दूर के संबंध की एक बुआ इस समय भी जीवित हैं, उनके ही मकान में रहता हूँ। आपके संबंध में जो सामाजिक झगड़ा झंझट है, सो क्या उस गांव के लोग नहीं जानते? जानते क्यों नहीं हैं? तब नरेंद्र थोड़ा सा सोचकर बोला, मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसे ठीक मकान के भीतर नहीं कहा जा सकता, और शायद मेरी अवस्था समझ बूझ कर भी कुछ दिनों के लिए उनके लड़के आपत्ति नहीं करते। सो भी यह ठीक है कि ज्यादा दिन ठहर कर उन्हें परेशान करने से काम नहीं चलेगा। कहकर वह थोड़ा सा रुका, फिर बोला, अच्छा सच तो बताइए,
आप यह सब पता क्यों लगा रही थी? पिताजी का और भी कुछ कर्ज निकल आया है, यही ना? उत्तर देने के लिए ही जान पड़ता है। विजया ने उसके मुंह की तरफ देखा, परंतु सहसा हाँ ना कोई भी बात उसके गले से नहीं निकली। नरेंद्र ने कहा, पिता का ऋण कौन नहीं चुका देना चाहता, परंतु आपसे सच कह रहा हूं, अपने नाम से या पराये नाम से ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है जिसे बेच दे सकूं। केवल एक माइक्रोस्कोप है, उसे भी जब बेचूंगा तब कहीं बर्मा जाने का खर्च जुट सकेगा। बुआ की अवस्था भी खराब है, यहाँ तक कि वहां खाना पीना तक। कहकर वह हठात रुक गया। विजया की आंखों में आंसू आ गए। उसने गर्दन फेर ली। नरेंद्र बोला, आप यदि दया करें तो मैं पिताजी का शेष ऋण अपने नाम लिख दे सकता हूँ। भविष्य में चुका देने के लिए प्राणपण से यत्न करूंगा। आप रास बिहारी से जरा सा कह देंगी तो फिर वे इस मामले को लेकर इस समय मुझे ज्यादा तंग न करेंगे। परेश ने आकर दरवाजे के बाहर से कहा, माँ जी, अम्मा कहती हैं बहुत समय हो गया है, महाराज से भात परोसने को कह दूं? सामने की घड़ी की तरफ देखकर नरेंद्र चौंक कर खड़ा हो गया और लज्जित होकर बोला, अरे 12 बज गए, आपको बहुत कष्ट हुआ। विजया ने आंखों के आंसू छिपा लिए थे। उसने कहा, आप किस लिए आए थे सो तो बताया ही नहीं। नरेंद्र जल्दी से बोला, उसे जाने दीजिए। कहकर जाने का उपक्रम करते ही विजया ने पूछा, आपकी बुआ का मकान यहाँ से कितनी दूर है? इस समय वहीं तो जाएंगे? नरेंद्र ने कहा, हाँ, दूर तो थोड़ा है ही, लगभग 2 कोस। विजया अवाक होकर बोली, इस धूप में आप 2 कोस पैदल जाइएगा? जाते जाते ही 3 बज जाएंगे। सो बजने दीजिए, नमस्कार। कहकर नरेंद्र के पैर बढ़ाते ही विजया जल्दी ही दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आज मेरा एक अनुरोध आपको मानना होगा। इस समय बिना खाए आप किसी तरह नहीं जा सकते। नरेंद्र अत्यंत विस्मित होकर बोला, खाकर जाऊंगा? यहाँ? क्यों? इससे क्या आपकी भी जात चली जाएगी? प्रत्युत्तर में पुनः वैसी ही प्रशांत हंसी से उसका मुंह आलोकित हो उठा। उसने कहा, नहीं, दुनिया में अब वह डर मुझे नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त भगवान मुझ पर आज बहुत प्रसन्न है। नहीं तो इस समय जाने पर वहां खाने को क्या नसीब होता, सो मैं ही जानता हूँ। अभी आप सुन रहे थे श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताएं। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।